क्या आपको विश्वास नहीं होता? मुझे विश्वास नहीं होता। आपने खुद बाहर देखा है, बहुत से लोग अनहुआ शहर जाना चाहते हैं। तो वरिष्ठ महोदय, क्या आप मानते हैं कि 1 साल के अंदर अगर बाहर से सभी लोग वहां चले भी जाए तो भी आधे से ज्यादा लोग गायब हो जाएंगे? यह अतिशयोक्ति है। लिन डाई का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे सामने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आया। उसे लगा कि वे बस एक घमंडी व्यक्ति हैं जो अपनी बेतुकी बातों से उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं तो मैं 10 साल तक बिना वेतन के आपके लिए काम करूंगी। कैसा रहेगा? आगे बढ़ो और पूछो। श्रीमान, क्या आप मानते हैं कि मुर्गी अंडे देती है या अंडे मुर्गियों को जन्म देते हैं? बिल्कुल, मुर्गी अंडे देती है। क्या ऐसा है? तो कृपया मुझे बताइए, पहली मुर्गी कैसे अस्तित्व में आई? लिन डाई अचानक अवाक रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। हाँ, अंडे मुर्गियां देती हैं, लेकिन मुर्गियां भी अंडों से ही निकलती हैं। तो पहली मुर्गी कैसे अस्तित्व में आई? अगर मैं कहूँ कि अंडे ही मुर्गियों को जन्म देते हैं, तो आप जरूर पूछेंगे कि पहला अंडा कैसे अस्तित्व में आया, ना? बिल्कुल, इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन यह काफी दिलचस्प है। इसे अनहुआ शहर की मौजूदा स्थिति पर भी लागू किया जा सकता है। ध्यान से बताओ। लिन डाई तुरंत दिलचस्पी लेने लगी, सीधी बैठ गई और लिन जियांग के समझदारी भरे शब्दों का गंभीरता से इंतजार करने लगी। अनहुआ शहर लोगों की आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है। वहाँ खेती करने वाले बहुत कम हैं। लिन परिवार अनहुआ शहर को मजबूत करना चाहता है, इसलिए वे प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे हैं और लिन परिवार चाहता है कि प्रतिभावान लोग अनहुआ शहर जाए। तो हम इन लोगों की तुलना लाक्षणिक रूप से अंडे देने वाली मां मुर्गियों से कर सकते हैं, ना? बिल्कुल, 4 कलाएं साधकों के लिए अमृतत्व की साधना लगभग आवश्यक है। अनहुआ शहर में कई प्रतिभाओं के शामिल होने से यह स्वाभाविक रूप से कई स्वतंत्र साधकों और छोटे कुलों को व्यापार के लिए आकर्षित करेगा, जिससे अनहुआ शहर मजबूत होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गोलियों, आध्यात्मिक तावीजों, संरचनाओं और हथियारों को हम परिष्कृत करते हैं, उन्हें खरीदने के लिए लोगों की जरूरत होती है? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हम जो कुछ भी बनाते हैं वह बिक सकता है, या क्या यह है कि आपका लिन परिवार उन सभी को खरीद सकता है? नहीं। लिन डाई ने तुरंत कहा कि लिन परिवार में 1000 से भी कम लोग हैं, साथ ही जागीरदार सेना, कुल मिलाकर केवल कुछ हजार लोग हैं, इसलिए वे ज्यादा जोर लगाने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ पहुँचने पर उसे एहसास हुआ कि अनहुआ शहर की नीति में वास्तव में कुछ समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि ताओवादी मित्र वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, न केवल तावीज बनाने में बल्कि ज्ञान में भी। कृपया मुझे समझाएं, ताओवादी मित्र। लिन डाई ने तुरंत अपना स्वर बदला और विनम्रता पूर्वक सलाह मांगी। यूनजोंग शहर में 10 लाख की आबादी के साथ वास्तव में कई प्रतिभाएं हैं। एक स्वतंत्र साधक होने के नाते वह यहाँ की अंतर्दृष्टि से प्रभावित हैं। ज्यादा बातें करने से आपको भी अनहुआ शहर के पतन का एहसास होना चाहिए। आसपास के कई साधक अनहुआ शहर आते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने यह तरीका इजाद किया, ना? हाँ, अनहुआ शहर में दुकानों की वर्तमान संख्या पहले के 10वें हिस्से से भी कम है। लिन डाई ने स्वीकार किया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्होंने अनहुआ शहर के पिछले मालिक को मार डाला था, जो लगभग 1000 सालों से अनहुआ शहर चला रहा था। अनहुआ शहर की ज्यादातर दुकानें उनसे करीबी रिश्तेदार थीं। लिन परिवार ने शहर पर कब्जा करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ी थी। स्वाभाविक रूप से वे किसी भी खतरे को खत्म करना चाहते थे और इस वजह से अनहुआ शहर बेहद थक गया था। तो क्या यह मुर्गी और अंडे के रिश्ते जैसा है? बिल्कुल। हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? कृपया हमें समझाएं, ताओवादी मित्र। इस समस्या के समाधान के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आपके तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों और साधारण साधकों की क्या जरूरतें हैं। मेरे और इन लोगों के लिए अनहुआ शहर जाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने जीवनयापन का खर्च कम करें, लेकिन आधार यह है कि हमारी आय वही रहे ताकि ज्यादा लाभ मिल सके, ना? हाँ। और अनहुआ शहर के आसपास के साधकों के लिए वे आशा करते हैं कि अनहुआ शहर के पास पर्याप्त संसाधन हैं ताकि उन्हें दूर जाने या ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत न पड़े, ना? बिल्कुल सही। तो हम अपने लाभ कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अनहुआ शहर को इतने सारे कीमियागरों और तावीज बनाने वालों की जरूरत नहीं है। अगर हम उन्हें पर्याप्त लाभ देंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग जाएंगे। और सिर्फ कुछ ही नहीं, आप लोगों की संख्या कम कर सकते हैं, लेकिन लाभ बढ़ा सकते हैं। साधक संसाधनों के लिए कोई भी जोखिम उठा सकते हैं, भले ही इसका मतलब जंगल में जाना और राक्षसों के मुंह के नीचे से संसाधन निकालना हो। तो अनहुआ शहर क्यों नहीं? एक बार जब लोगों का यह समूह पैसा कमा लेता है, तो आपको बस इसे बढ़ावा देने की जरूरत है, और हर कोई अनहुआ शहर को एक ऐसी जगह के रूप में सोचेगा जहां वे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। हर जगह आत्मा के पत्थरों की भरमार होगी, तो किसी के न आने की चिंता क्यों? लिन डाई को लगा कि यह एक धोखा है। लिन जियांग हल्के से मुस्कुराई, यह बस एक धोखा है, बिल्कुल ब्लू स्टार की तरह। कहते हैं, बड़े शहरों में हर जगह अवसर होते हैं। हर साल कितने लोग वहां जाते हैं। एक बार लोग आ गए तो सब कुछ आसान हो गया। दुनिया चाहे कोई भी हो, मूर्ख हमेशा ज्यादा होते हैं। अगर कुछ लोग जाग भी गए और बड़े शहरों या अनहुआ शहर से भाग भी गए, तो ही मूर्खों का तांता लगा रहेगा। आम साधकों के लिए यह और भी आसान है। अनहुआ शहर को बस एक रणनीति सुझाने की जरूरत है, जैसे मुफ्त सदस्यता शुल्क देना, ज्यादा समय के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए।
आसपास के साधक इसे एक सस्ता मौका समझेंगे और वे इसकी ओर उमड़ पड़ेंगे। ना, एक बार लोग आ गए तो डरने की कोई बात नहीं है। सबको खाना पीना और रहने की जगह ढूंढनी है। जब वे गोलियां, सूत्र, आध्यात्मिक ताबीज और जादुई यंत्र देखते हैं तो क्या वे कुछ नहीं खरीदेंगे खुद के लिए? समय के साथ जब अनहुआ शहर के आसपास के साधक अपने सभी जरूरी संसाधन अनहुआ शहर से खरीदने के आदी हो जाएंगे, तब अनहुआ शहर सफल होगा। उस समय धन संपत्ति स्वाभाविक रूप से उमड़ने लगेगी। लिन डाई की आंखें तुरंत चमक उठी, मानो यह बात वाकई मायने रखती हो। अनहुआ शहर इस बात को लेकर चिंतित था कि कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता है। ताओवादी मित्र, कृपया लिन डाई का सम्मान स्वीकार करें। वरिष्ठ महोदय, कृपया ऐसा न करें। मैंने जो कहा वह सिर्फ मेरी अपनी राय थी, एक अहंकारी राय। एक शहर को अच्छी तरह से चलाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जैसे कड़े नियम बनाना, शहर में साधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, व्यवसायों और आम साधकों के साथ उचित व्यवहार करना इत्यादि। हजारों सालों से चले आ रहे एक बड़े साधना शहर के रूप में यूनझोंग शहर वास्तव में इस मामले में बहुत परिपक्व है। दूर दूर से यूनझोंग शहर आए वरिष्ठ नागरिकों को न केवल सतही तौर पर देखना चाहिए, बल्कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लिन जियांग ने कहा। जब बात लिन डाई और लिन परिवार की आती है तो वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है। वह लिन परिवार की ओर से सोचता है, उसके नजरिए से, वरना वह लिन परिवार को किसी और नजरिए से आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था। शहर को अच्छी तरह चलाना वाकई कोई आसान काम नहीं है। यूनझोंग शहर के पास इस मामले में समृद्ध अनुभव है। लिन परिवार इससे सीख सकता है, खासकर जब यूनझोंग शहर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यवसायों और ग्राहकों के बीच टकराव या किसानों के बीच टकराव। यूनझोंग शहर इन परिस्थितियों से कैसे निपटता है? ये ऐसे अनुभव हैं जो कई भटकावों से बचने में मदद कर सकते हैं। आधे साल तक सोचने से बेहतर है कि आपकी बातें सुनें। ताओवादी मित्र लिन, क्या आप मेरे लिन परिवार में आने को तैयार हैं? मेरा लिन परिवार आपको उदारतापूर्वक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने को तैयार है। मुझे आजाद और बेरोक-टोक रहने की आदत है। चलो इसे भूल जाते हैं। लिन परिवार तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, ताओवादी मित्र, लेकिन लिन परिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अगर किसी दिन तुम्हें रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी हो तो मेरे लिन परिवार पर विचार करो। मेरे लिन परिवार की जमीन हजारों मील तक फैली है, जिसमें पहाड़, नदियां और झीलें हैं। तुम आजादी से रहने के लिए कोई भी जगह चुन सकते हो। लिन डाई ने लिन जियांग से कहा कि उसे लगता है कि लिन परिवार को अब उसके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो मार्गदर्शन और सलाह दे सके। क्या लिन परिवार इतना शक्तिशाली हो गया है? जब लिन जियांग ने सुना कि लिन परिवार का क्षेत्र हजारों मील तक फैला हुआ है तो वह चौंक गया। उनकी आखिरी मुलाकात को कुछ ही दशक हुए थे और लिन बाटियन इतना शक्तिशाली हो गया था। अनहुआ शहर के आसपास हजारों मील के दायरे में 72 संप्रदाय और 570 परिवार हैं जो सभी हमारे लिन परिवार का आदर करते हैं। लिन डाई ने गर्व से बताया कि यह विशाल भूभाग पिछले कुछ दशकों में लिन परिवार द्वारा जीता गया था और वह लिन बाटियन की दाहिनी हाथ की स्त्री थी, लिन परिवार की दूसरी पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली। मैं समझ गया। लिन जियांग ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि लिन डाई और लिन यिंग सफलतापूर्वक साधना क्यों कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लिन परिवार इन वर्षों में संसाधनों को लगातार लूट रहा था, अपना सारा प्रयास उन्हीं पर लगा रहा था, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया था। हालांकि लिन जियांग यह भी जानता था कि लिन परिवार की नींव वास्तव में मजबूत नहीं थी। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि लिन परिवार के अपने संसाधन पर्याप्त नहीं थे। केवल 800 से ज्यादा साधकों के साथ इतने विशाल भूभाग का प्रबंधन करना अपर्याप्त था। अगर वह रुकता तो उसे शायद लिन परिवार के विकास में योगदान देना पड़ता। इसलिए ताओवादी मित्र को हमारे लिन परिवार पर विचार करना चाहिए। हम अपने शिष्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं। हमारे लिन परिवार के कई शिष्यों ने अपने जीवन के कई वर्ष समर्पित किए हैं और उन्हें उदार पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें साधना तकनीकें, गुप्त नियमावलियां, गोलियां और हथियार शामिल हैं। परिवार के विस्तार में योगदान देने के बाद हम उन्हें पलने फूलने के लिए एक आध्यात्मिक पर्वत भी प्रदान करेंगे। आपके इस दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी इस पर विचार नहीं कर रहा हूँ। देर हो रही है और मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं विदा लेता हूँ। तो हम ताओवादी मित्र को नहीं रखेंगे। कृपया आगे बढ़ें। एक और सुझाव, बाहर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके लिए अच्छा खाना पीना उपलब्ध कराएं। भले ही यह लिन परिवार के मानकों पर खरा न उतरे, उन्हें खाने पीने के लिए आमंत्रित करें। इसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा और इससे उन्हें लगेगा कि लिन परिवार उदार है। जाने से पहले लिन जियांग ने कहा, जी यूजिया और अन्य लोगों को थोड़ा और धोखा देना और एक अमीर लेकिन भोले व्यक्ति की छवि बनाना पूरी तरह से सार्थक है। वे अपना निवेश वापस पा लेंगे और उससे भी ज्यादा कमाएंगे। तीसरे पूर्वज, क्या आपने उसे यहाँ नहीं रखा? मैंने सुना है कि प्रतीकों को चित्रित करने में उसकी कुशलता बहुत उन्नत है। वह यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर वह रुकता तो मैं उसे स्वर्णिम कोर के बराबर लाभ प्रदान करती। लिन डाई ने अपना सिर हिलाया। अब वह इस व्यक्ति के बारे में बहुत उत्सुक थी। आमतौर पर यूनझोंग शहर में स्वतंत्र साधकों का जीवन कठिन होता है। जो लोग भवन निर्माण काल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। वह लिन परिवार का सदस्य होने के नाते रहस्यों को उजागर करने का निषेध क्यों करेगा? यूनझोंग शहर, पश्चिम शहर। लिन जियांग और जी यूजिया एक बार फिर मिले। इस बार जी यूजिया कुछ दिन पहले जितना आश्वस्त नहीं था। लिन जियांग जानता था कि लिन डाई ने उसकी सलाह मान ली है।
धन्यवाद मेरे ताओवादी मित्र। क्या हुआ? क्या वसंत आगमन टॉवर की छोटी परी ने तुम्हें खाली कर दिया था? कुछ मत कहो, लिन परिवार ने अपना मन बदल लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? कल लिन परिवार ने अचानक हमें इकट्ठा किया और बताया कि वे जिन लोगों को स्वीकार करेंगे उनके इनाम 2 गुने कर देंगे। उन्होंने अपने घर को 2 मंजिल से 5 मंजिल का भी बना दिया, कर छूट को 5 साल तक बढ़ा दिया और यहाँ तक कि गहन स्तर की मार्शल आर्ट भी दी। फॉर्मेशन मास्टर ने दूसरे स्तर की गुप्त कलाओं की एक किताब का भी वादा किया। मैं बहुत खुश था, यह सोचकर कि इस बार मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार इतनी सारी शर्तें लगाएगा। उनके घर में मौजूद व्यवसायों को खरीदा, बेचा या किराए पर नहीं दिया जा सकता। और दर्जनों लोगों की भर्ती करने के बजाय वे सिर्फ 5 लोगों को ही चाहते हैं। मुझे अस्वीकार कर दिया गया और चुने गए सभी लोग उन्नत चरण भी थे। बिल्डिंग फाउंडेशन के ताओवादी दोस्त, मैं उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। जी यूजिया ने निराशा से कहा। उसने सोचा था कि वह दौलत कमा सकता है, लेकिन अंत में यह खोखली खुशी साबित हुई। अगर लिन परिवार की ताकत न होती तो वह वहीं बाजी पलट देता। गुस्सा मत करो ताओवादी दोस्त। दरअसल तुम अनहुआ शहर में अभी भी पैसा कमा सकते हो, बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। ताओवादी दोस्त लिन, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, तुम न सिर्फ कुछ पैसे कमा सकते हो बल्कि लिन परिवार को धोखा देकर उन पर एक चाल भी चल सकते हो। जल्दी बताओ। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें धोखा देना बहुत अच्छा होगा। तुम्हें पता नहीं, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। जी यूजिया तुरंत खुश हो गया। उसने अनहुआ शहर जाकर अपने जीवन के शिखर पर पहुंचने की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। उन्हें धोखा देना ही सबसे अच्छा होगा। मैंने सुना है कि अनहुआ शहर के पिछले मालिक का नाम वू था और वो परिवार लंबे समय से अनहुआ शहर का प्रबंधन कर रहा है। शहर के 80% व्यवसायों का उनसे गहरा संबंध है। लिन परिवार ने उन सभी व्यवसायों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और फिर वे यूनझोंग शहर चले गए। आजकल अनहुआ शहर में बहुत कम व्यवसाय बचे हैं। हालांकि अनहुआ शहर के आसपास के किसान अभी भी संसाधन खरीदने वहां जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप लिन परिवार के लोगों के लौटने से पहले वहां सामान का एक जत्था ले जाए तो आप उसे ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। लेकिन एक बार लिन परिवार के लोग आ गए तो आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे। आप पैसे भी कमाएंगे और लिन परिवार को भी मुश्किल में डाल देंगे। क्या वे लोग जो लिन परिवार में शामिल हुए थे उनसे नाराज नहीं होंगे? क्या ऐसा नहीं है? उन्हें धोखा दे रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर लिन परिवार मेरे खिलाफ हो जाए और मुझे भी खत्म कर दे तो क्या होगा? धन्यवाद ताओवादी मित्र। ऐसा शानदार अवसर मिलना दुर्लभ है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? और हम स्वतंत्र साधक हैं। एक स्वतंत्र साधक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आना जाना, पैसा कमाना और फिर भाग जाना। आपको कौन रोक सकता है? ना। जब समय आएगा तो हम यूनझोंग शहर में छिप सकते हैं। क्या लिन परिवार 2 प्रमुख संप्रदायों पर विजय प्राप्त कर सकता है? हाँ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा। अगर मैं अभी चला गया तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। मैं पैसा कमा सकता हूँ और फिर भाग सकता हूँ। जी यूजिया को अचानक एहसास हुआ। बिल्कुल सही, पैसा कमाओ और भाग जाओ। तब तक हम यूनझोंग शहर में वापस छिप सकते हैं। लिन परिवार हमारा क्या कर सकता है? ताओवादी मित्र लिन, मैं पहले जाऊंगा। 1 मिनट रुको। धन्यवाद ताओवादी मित्र। कोई जल्दी नहीं। ताओवादी मित्र लिन, और कुछ है क्या? तुम्हारे पास कितने फॉर्मेशन हैं? तुम कितना कमा सकते हो? अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो एक बड़ा दाम लगाओ। 3-5 अच्छे दोस्तों को इकट्ठा करो, अपनी सारी बचत लगाओ और सबसे पहले यूनझोंग शहर से संसाधनों का एक जत्था खरीदो। अनहुआ शहर में ज्यादा व्यवसाय नहीं है, इसलिए कीमतें थोड़ी बढ़ा दो और फिर भी तुम उन्हें बेच सकते हो। 20 साल के खर्चों को एक साथ पूरा करने लायक पैसा कमा लो। क्या यह बढ़िया नहीं है? अच्छा ताओवादी मित्र लिन, हम सहयोग क्यों न करें? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे गुफावन में क्या हो रहा है। अंदर की आत्मा औषधि लगभग पक चुकी है, इसलिए मैं वहां से नहीं जा सकता। वरना मैं तुम्हें इस अच्छे विचार के बारे में बताता ही नहीं ताओवादी दोस्त। लिन जियांग ने सिर हिलाया। यह सब एक धोखा था। वह खुद को कैसे बेवकूफ बनने दे सकता था? अगर जी यूजिया जैसे 3 या 5 लोग अनहुआ शहर जाते तो उन्हें जरूर मुनाफा होता, लेकिन अगर वह 30 या 50 और लोगों को जाने के लिए मना लेता तो बाजार संतृप्त हो सकता था। फिर उसे यकीन नहीं होता कि वह अपना सामान बेच पाएगा या नहीं, और अगर बेच भी लेता तो उसे नुकसान होता। अगर वह नहीं बेचता तो वह सामान के साथ ही फंस जाएगा और उसे यात्रा का खर्च भी देना होगा। इस चीज को क्या कहते हैं? यह अटकलबाजी है, प्रचार। जो लोग जल्दी जाएंगे वे जरूर पैसा कमाएंगे, जबकि जो बाद में जाएंगे वे बेवकूफ बन जाएंगे। यह तो बहुत अफसोस की बात होगी। जी यूजिया ने सिर हिलाया। लिन जियांग का गुफानुमा घर भी किसी और से छीना गया था, वह यह जानता था, इसलिए उसके न जाने का कोई न कोई कारण जरूर था। धन्यवाद ताओवादी दोस्त। अगर तुम पैसे कमाओ तो मुझे ड्रिंक पर बुलाना मत भूलना। यह जरूरी है ताओवादी दोस्त लिन। मुझे अब जाना होगा, बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, मुझे किसी को ढूंढना है। जी यूजिया जल्दी से चला गया। वह एक बड़ा खेल खेलना चाहता था और कुछ करीबी दोस्तों को इकट्ठा करके खूब पैसा कमाना चाहता था। जी यूजिया के जाने के बाद लिन जियांग भी चला गया, लेकिन वह एक दूसरे चाय खाने में चला गया। वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था, वही ताओवादी दोस्त जिससे वह लिन दाई द्वारा किराए पर ली गई सराय में मिला था।
जी यूजिया की तरह वह भी नीम निर्माण के शुरुआती दौर में था और लिन दाई ने उसे निराश होकर टाल दिया था। लिन जियांग ने भी वही हथकंडे अपनाए और वही बातें कही और कुछ ही देर में यह व्यक्ति भी जल्दी से चला गया। लगातार 7-8 लोगों को धोखा देने के बाद लिन जियांग ने उनके साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड की और बाद में क्योई शोधन काल के एक स्वतंत्र साधक को लिन दाई तक रिकॉर्डिंग पहुंचाने के लिए नियुक्त किया। तीसरे पूर्वज, यह क्या है? लिन चांगशेंग ने देखा कि लिन दाई की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी और उसने पूछा, फिर उसकी ओर देखा। उसके हाथ में जेब की पर्ची थी। खुद ही देख लो। लिन दाई ने जेब की पर्ची लिन चांगशेंग को थमा दी और अपनी दिव्य चेतना के एक झोंके से लिन चांगशेंग का चेहरा खिल उठा। यह किसने किया? क्या वे हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? धोखा नहीं, वे हमारी मदद कर रहे हैं। तीसरे पूर्वज, इससे हमें क्या मदद मिलेगी? अगर वे लोग एक साथ अनहुआ शहर भाग जाएंगे तो हमारे द्वारा भर्ती किए गए लोगों का क्या होगा? यह धोखा होगा और हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? फिर भी कौन हमारे साथ अनहुआ शहर जाना चाहेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। हम जिन लोगों को भर्ती करेंगे उन्हें घर देंगे, उन्हें करों से छूट देंगे और आधे साल का किराया भी माफ कर देंगे। क्या ये स्वतंत्र साधक बिना व्यापार किए आधे साल तक टिक सकते हैं? यह उनके लिए कोई नुकसान नहीं है और इन स्वतंत्र साधकों को अपनी आधी संपत्ति लगानी होगी। तो फिर यह व्यक्ति कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? लिन चांगशेंग हक्का बक्का रह गया। उनकी मदद की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन यह व्यक्ति कौन है? ये उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? अंदर की बातों को देखते हुए यह साफ तौर पर एक बातचीत है। क्या उन्हें उन लोगों को नाराज करने का डर नहीं है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। क्या तीसरे पूर्वज को भी नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है? मैं इसे संभाल लूंगा। अब मेरे पास आपके लिए एक काम है। कृपया मुझे बताइए कि क्या करना है। तीसरे पूर्वज, बाहर जाकर लोगों का एक समूह ढूंढो, उन्हें जेब पर्ची पर दिए गए निर्देशों के अनुसार सिखाओ, उन्हें जाने दो और उन स्वतंत्र साधकों को मनाओ। जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। अगर अनहुआ शहर में और लोग जाएंगे तो हम ज्यादा कमाएंगे। तीसरे पूर्वज, क्या यह एक अच्छा विचार है? स्वतंत्र साधक भी आसान नहीं होते। क्या यह बहुत बेरहम होगा? जहाँ तक विवेक की बात है, थोड़ा ही काफी है। हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। और तो और, क्या हमने उन्हें मजबूर किया? क्या हमने उनकी गर्दन पर ब्लेड से वार करने की धमकी दी? यह उनकी अपनी मर्जी है। क्या वे अपने लालच के लिए किसी और को दोषी ठहरा सकते हैं? लिन दाई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या साधना जगत सचमुच स्वर्ग है? यहाँ हत्याएं, खजाने की खोज, कालाबाजारी और दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र होते हैं। जो कुछ भी तुम सोच सकते हो चुका है। अगर तुम मूर्ख हो तो दूसरों को दोष मत दो। बाहरी दुनिया बहुत डरावनी है, मैं घर जाना चाहता हूँ। लिन चांगशेंग बुदबुदाया। बाहरी दुनिया बहुत डरावनी है, हर जगह जाल हैं। चाओ जिया, तुरंत घर संदेश भेजो। मेरे पिता जल्द से जल्द अनहुआ शहर को गेट टैक्स से मुक्त करने का आदेश दें। बेहतर होगा कि कोई बहाना ढूंढा जाए जिससे दुनिया भर के परिवार और संप्रदाय अनहुआ शहर में लोगों को भेज सकें, ताकि यह धारणा बने कि अनहुआ शहर की आबादी बड़ी है और व्यापार अच्छा है। लिन दाई ने तुरंत कहा, अगर हम लोगों को धोखा देना चाहते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। हमसे आगे के लोगों को कुछ पैसे कमाने दें ताकि और लोग उसकी ओर आकर्षित हो। यह मछली पकड़ने जैसा है। अगर हम चारा न बनाए और मछली को थोड़ा खाने न दें तो हम मछली कैसे पकड़ पाएंगे? जब लिन परिवार की दूसरी और तीसरी पीढ़ी ने यह सुना तो वे ऐसे चौंक गए मानो वे अपने तीसरे पूर्वज से पहली बार मिल रहे हों। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निर्णायक तीसरा पूर्वज इतना क्रूर हो सकता है। उन्होंने 3 सेकंड तक उन स्वतंत्र साधकों के लिए मौन विलाप किया। यूनजोंग पर्वत श्रृंखला, मध्य भाग। लिन दाई 1 घंटे से लिन जियांग की गुफा के बाहर खड़ी है। वह पहले ही दर्जनों ध्वनिमार्गी तावीज भेज चुकी है। लिन दाई को यकीन नहीं है कि वह व्यक्ति घर पर है या नहीं, लेकिन उसे लग रहा है कि वह घर पर है। ताओवादी मित्र लिन, मुझे नहीं पता कि तुम अंदर हो या नहीं। अगर तुम बाहर नहीं आना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। मैं आज ताओवादी मित्र लिन का धन्यवाद करने आई हूँ। इस कार्रवाई से लिन परिवार को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन आपको बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। जिन स्वतंत्र साधकों को नुकसान हुआ है वे आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। इसलिए यदि आप तैयार हैं तो आप अपने पैतृक मूल में लौट सकते हैं। आपके रिश्तेदार लिन परिवार के किसी भी सदस्य हों, मैं आपको पारिवारिक अभिलेखों में शामिल करूंगी। लिन दाई की आवाज लिन जियांग के घर में गूंज उठी। इस समय लिन दाई को विश्वास हो गया कि लिन जियांग लिन परिवार का एक सदस्य है जो बाहर रह रहा था। क्योंकि केवल लिन परिवार के लोग ही लिन परिवार की इतनी हिम्मत से मदद करने को तैयार होते हैं, इससे इस मामले का तर्क भी समझ में आता है और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। लिन बाटियन के बाद से लिन परिवार में कभी भी एक पुरुष और एक महिला की अवधारणा नहीं रही। दूसरी पीढ़ी से लेकर चौथी पीढ़ी तक सभी ने एक ही पैटर्न का पालन किया, जिसमें कई पत्नियां और रखैलें थीं। यह लिन परिवार में साधकों की संख्या में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए है। पिछले 200 सालों में इस कबीले के 800 से ज्यादा सदस्य हैं। हालांकि लिन परिवार के बार-बार हुए युद्धों में कई कबीले के सदस्य मारे गए हैं। लिन परिवार के सदस्य घर पर भी ऐसे ही हैं और बाहर भी वे व्यभिचारी हैं। पिछले कुछ वर्षों में लिन परिवार के नाजायज बच्चों द्वारा लिन परिवार में अपनी जड़ें तलाशने के कई उदाहरण सामने आए हैं। लिन बाटियन इन लोगों को स्वीकार करता है जब तक यह पुष्टि नहीं हो जाती कि वे लिन परिवार से होने और आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों को कबीले में रहने की अनुमति है।
जिनके पास आध्यात्मिक जड़ें नहीं हैं, उन्हें कहीं और रहने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि लिन परिवार के पास बहुत जमीन है। यह सुनकर गुफा में मौजूद लिन जियांग अवाक रह गया। लिन दाई ने असल में उसे लिन परिवार की खोई हुई नाजायज संतान समझ लिया था। खैर, उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई। अगर तुम लिन परिवार को स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मामले की वजह से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मेरे पास यहाँ एक आध्यात्मिक ताबीज है। इसे मेरे पिता ने बनाया था और मूल रूप से मेरी रक्षा के लिए बनाया गया था। एक बार सक्रिय होने पर यह नवजात आत्मा चरण के बराबर पूर्ण शक्ति वाला हमला कर सकता है। यह मेरे पास सबसे कीमती चीज है। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम खतरे में हो तो यह तुम्हारी रक्षा कर सकता है। लिन दाई ने एक पल इंतजार किया, लेकिन गुफा के अंदर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह जानती थी कि अंदर वाला व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहता। उसने एक आध्यात्मिक ताबीज निकाला और उसे अंदर फेंक दिया। यह विशेष रूप से निर्मित आध्यात्मिक ताबीज अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसे बनाने वाले साधक का साधना आधार क्षीण हो जाएगा। लिन बाटियन को इस आध्यात्मिक ताबीज को बनाने के बाद ठीक होने में कम से कम आधा साल लगेगा। यह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता जो उसका करीबी रिश्तेदार या विश्वसनीय व्यक्ति न हो। इसे या तो मूल्यवान संसाधनों के बदले में दिया जाता है, या कुछ स्वर्णिम कोर साधक इसे एक मूल्यवान जीवन रक्षक वस्तु के रूप में रखते हैं। मैं जा रहा हूँ। मैं 2 दिनों में यूनझोंग शहर से प्रस्थान करूंगा। यदि आप अपना मन बदलते हैं तो आप मुझे यूनझोंग शहर के पश्चिमी शहर में पा सकते हैं। अंत में लिन दाई चली गई। उसने वह सब कुछ किया जो उसे करना था और वह सब कुछ कह दिया जो उसे कहना था। भले ही वह वापस न आई हो, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया। जैसे ही लिन दाई चली गई, लिन जियांग गुफा के बाहर प्रकट हुआ और उसने एक विशेष ताबीज उठाया जिसे आध्यात्मिक ताबीज कहा जाता है। एक ताबीज निर्माता होने के नाते वह जानता था कि यह ताबीज कितना मूल्यवान है। दरअसल अगर लिन जियांग की सारी संपत्ति जोड़ दी जाए तो वह यूनझोंग शहर में यह दुर्लभ आध्यात्मिक ताबीज नहीं खरीद सकता था। मैं लिन परिवार के साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन लोग पौधों या पेड़ों जैसे नहीं होते। भावनाओं के बिना कौन रह सकता है। मैंने लिन परिवार के साथ 80 साल बिताए हैं और यह मेरे लिए एक अद्भुत समय रहा है। लिन जियांग ने गहरी सांस ली। अपने सिद्धांतों के अनुसार उसे सहनशील होना चाहिए और सांसारिक मामलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बार उसने लिन परिवार को यूनझोंग शहर के एक स्वतंत्र साधक को धोखा देने में मदद करके एक बड़ी गलती की। लिन जियांग भी जानता था कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार जब जी यूजिया और अन्य लोगों को नुकसान होगा तो वे निश्चित रूप से उसे जवाबदेह ठहराने के लिए वापस आएंगे। लेकिन लिन जियांग कुछ नहीं कर सका। वह सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं था, वह भावनाओं से भरा एक जीवित, सांस लेता हुआ व्यक्ति था। जब वह वेस्ट सिटी की सराय में था तो उसने सहज रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के लिन परिवार के हितों का ध्यान रखा। जब उसने जी यूजिया और दूसरों को धोखा देने के फायदे और नुकसान पर फिर से विचार किया तो भावनाओं ने अंततः तर्क पर विजय पाली और उसने जोखिम उठाने और लिन परिवार की एक बार फिर मदद करने का फैसला किया। अमर से पहले इंसान आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में एक कठोर और निर्दयी साधक नहीं बनूंगा। लिन जियांग ने अपना सिर हिलाया और खुद को दिलासा दिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह जो कर रहा है वह गलत नहीं है। अमर से पहले इंसान आते हैं। वह पहले लिन परिवार का सदस्य था और फिर लिन जियांग नाम का एक साधक। धमाका। 6 महीने बाद जी यूजिया लिन जियांग की गुफा के बाहर प्रकट हुआ और गुफा की ओर एक तलवार घुमाई। गुफा से एक पारदर्शी सुरक्षा कवच निकला जिसने जी यूजिया की उड़ती तलवार को रोक दिया। झप। अगले ही पल एक उड़ती हुई तलवार गुफा से बाहर निकली और सीधे जी यूजिया की ओर बढ़ी। जी यूजिया का चेहरा बदल गया और उसने एक ढाल बुलाई। हालांकि एक ही बार में लिन जियांग ने उसकी ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके टुकड़े हर जगह बिखर गए। शुक्रिया ताओवादी दोस्त। क्या तुम मुझ पर हमला करने के लिए अधीर हो रहे हो? लिन जियांग ने सुरक्षात्मक संरचना के भीतर खड़े होकर अपना परिचय दिया और जी यूजिया से ठंडे स्वर में बोला, श्रीमान लिन, क्या अब भी तुम यह कहने की हिम्मत रखते हो कि मेरी मौत का कारण तुम हो? क्या तुम अभी भी यहाँ खड़े नहीं हो? क्या मैं किसी भूत से बात कर रहा हूँ? तुम? जी यूजिया इतना गुस्से में था कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। लिन की बकवास सुनकर उसने कुछ अच्छे दोस्तों को इकट्ठा किया और कुछ पैसे उधार लिए। वे यूनझोंग शहर में खरीदारी करने गए और कुछ सामान खरीदा। उन्होंने बड़ा मुनाफा कमाने के लिए अनहुआ शहर जाने की योजना बनाई। वह जल्दी पहुंच गया। शुरुआती कुछ दिन वाकई व्यापार के लिए बहुत अच्छे रहे। अनहुआ शहर कई सालों से लिन परिवार के नियंत्रण में था, लेकिन व्यापारियों की ताकत अभी तक नहीं लौटी थी। जब आसपास के इलाकों के किसानों को पता चला कि अनहुआ शहर ने प्रवेश कर माफ कर दिया है तो वे वहां घूमने आए। अगर उन्हें कुछ खरीदने को मिलता तो वे थोड़ा बहुत खरीद लेते। शुरू में जी यूजिया ने कुछ पैसे कमाए। हालांकि वह बहुत लालची था। जब उसने अनहुआ शहर की स्थिति देखी तो उसने तुरंत कीमतें बढ़ा दी और ज्यादा मुनाफा कमाने की चाहत में। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही दिनों में यूनझोंग शहर से स्वतंत्र साधकों का एक बड़ा समूह आ पहुंचेगा। उनमें से हर एक उसके जैसा ही ढेर सारा धन और सामान लेकर आया था। पहले तो जी यूजिया दूसरे स्वतंत्र साधकों के साथ मिलकर कीमतें बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह नामुमकिन है। उन्होंने यूनझोंग शहर से अनहुआ शहर तक का लंबा सफर तय किया, जहां उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और रास्ते में राक्षसों और चोरों द्वारा पीछा किए जाने का भी खतरा था। अनहुआ शहर में पहुंचने के बाद उन्हें खाने पीने और रहने के लिए पैसों की जरूरत थी।
लेकिन उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे क्योंकि सारा पैसा उनके सामान में था, इसलिए उनके पास कीमतें कम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और अनहुआ शहर में वस्तुओं की कीमतें गिरती रही। कुछ लोग जिद पर अड़े रहे, जबकि कुछ ने समय रहते अपने नुकसान को कम कर लिया। जी यूजिया ने जिद पर अड़े रहने का फैसला किया। वह इन स्वतंत्र साधकों के चले जाने तक धीरज रखना चाहता था ताकि वह अपना निवेश वापस पा सके, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे मूर्ख स्वतंत्र साधक होंगे। वे एक के बाद एक आते रहे। वह उन लोगों में से नहीं था जिन्हें लिन परिवार ने अनहुआ शहर आने के लिए भर्ती किया था। उसके पास अनहुआ शहर में एक घर और जमीन थी और वह 4-5 महीने तक तो टिक पाया, लेकिन अब और नहीं टिक सकता था और उसे केवल रियायती दामों पर ही बेच सकता था। इतने आने जाने और रास्ते में तरह तरह के खर्चों के बाद उसने लगभग 20,000 स्पिरिट स्टोन गवा दिए और अपने सभी दोस्तों को भी नाराज कर दिया। वह क्रोधित कैसे न होता। जब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, वह यूनजोंग पर्वत श्रृंखला पर लौटा तो पाया कि उसकी गुफा में सिंक लगाई गई थी और अंदर का सारा सामान चोरी हो गया था। यह बेहद क्रोधित करने वाला था। गुस्से से भरकर वह सीधे लिन जियांग से भिड़ गया। अपने नुकसान का दोष मुझ पर डालने का क्या मतलब है? क्या यह तुम नहीं हो? शुक्रिया ताओवादी दोस्त, हमेशा विवेकशील रहना चाहिए। क्या मैंने तुम्हें अनहुआ शहर जाने के लिए मजबूर किया? इसके अलावा मैंने सुना है कि अनहुआ शहर में पैसे कमाने के कई मौके हैं। उदाहरण के लिए ताओवादी दोस्त चेन शुन और चेन जिंग, उन्होंने हजारों स्पिरिट स्टोन कमाए हैं। उन्हें लगता है कि अनहुआ शहर में कई मौके हैं और वे वहीं हमेशा के लिए बस गए हैं। मैंने दूसरे ताओवादी दोस्तों से सुना है कि दोनों भाइयों ने सिर्फ 6,000 स्पिरिट स्टोन में 5 कमरों वाली एक बड़ी हवेली खरीदी है और उन्होंने एक दुकान भी खरीदी है। वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जब लोग उन्हें वापस आने की सलाह देते हैं, तब भी वे मना कर देते हैं। लिन जियांग ने जवाब दिया, अनहुआ शहर गए सभी लोगों को नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने तो मुनाफा भी कमाया है। यही हाल दोनों भाइयों चेन शुन और चेन जिंग का है। वे कभी वापस नहीं आए और अनहुआ शहर में ही बस गए। जी यूजिया अवाक रह गया क्योंकि वह भी दोनों भाइयों चेन शुन और चेन जिंग को जानता था। वाकई लिन जियांग की बात सच थी। दोनों भाई उससे कुछ दिन पहले अनहुआ शहर पहुंच गए और तुरंत अपना सामान बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने जितना हो सका उतना बेच दिया और उसे भी जल्दी बेचने की सलाह दी। लेकिन उस समय जी यूजिया लालच में अंधा हो गया था और उसे लगा कि दोनों भाई इतने डरपोक हैं कि सिर्फ कुछ स्पिरिट स्टोन कमाने के लिए इतनी दूर नहीं जा सकते। जब उसे आखिरकार होश आया तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यह तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम मुझे स्पिरिट स्टोन से मुआवजा नहीं दोगे तो तुम्हारा दिन अच्छा नहीं बीतेगा। जी यूजिया यह सब एक साथ पचा नहीं पाया। चूंकि तर्क टिक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी उड़ती तलवार से बात की। लगता है तुम गंदा खेल खेलना चाहते हो। लाओ फिर शुरू करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। जी यूजिया का चेहरा उग्र हो गया। इस बार वह बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा था। अगर वह लिन जियांग से उबर नहीं पाया तो उसके दिन बुरे गुजरेंगे। चूंकि यही बात है तो वह निर्दयी होकर लिन परिवार को मार डालेगा और उनके घर पर कब्जा कर लेगा। तुम्हारी हिम्मत इतनी है कि तुम हत्या का इरादा रख सकते हो। लिन जियांग का चेहरा ठंडा पड़ गया। जी यूजिया ही अकेला नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था। ज्यादातर लोग थोड़े से टकराव के बाद अपनी बदकिस्मती मानकर उसे छोड़ देते थे। जी यूजिया ही पहला था जिसने उसके प्रति हत्या का इरादा रखने की हिम्मत की थी। एक बार जब हत्या का इरादा पैदा होता है तो स्वभाव बदल जाता है। लिन जियांग भी उसे जाने नहीं दे सकता था। जाओ। जी यूजिया ने स्टोरेज बैग पर थपकी दी और 10 से ज्यादा फॉर्मेशन डिस्क उड़कर चारों ओर बिखर गई। जी यूजिया एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर था और उसने दुश्मन के खिलाफ अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक बार लिन जियांग उसकी हत्या की फॉर्मेशन में आ जाए तो वह जरूर जीत जाएगा। फॉर्मेशन मास्टर युद्ध के दौरान फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की हिम्मत रखता है। लिन जियांग ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। फॉर्मेशन मास्टर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह परिस्थिति पर निर्भर करता था। अगर फॉर्मेशन मास्टर के पास अपनी फॉर्मेशन बनाने के लिए पर्याप्त समय होता तो एक ही स्तर के 3 या 5 दुश्मनों से निपटना खेलने जितना आसान होता। हालांकि इस अचानक और तीव्र लड़ाई में मौके पर फॉर्मेशन बनाने में बहुत देर हो चुकी थी। लिन जियांग ने सबसे पहले आध्यात्मिक ताबीजों का एक ढेर बिखेरा, जी यूजिया पर नहीं बल्कि उसकी फॉर्मेशन दिशा पर। इससे उसकी संरचनाओं को तोड़ने के इरादे से उड़ती तलवारें उसके पीछे पीछे आई, सीधे जी यूजिया के गले पर निशाना साधते हुए। जी यूजिया को वह दृश्य याद आया जब लिन जियांग ने एक ही बार में उसकी सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया था। उसके दिल में एक जकड़न सी महसूस हो रही थी। वह सीधे बार झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तुरंत बचने के लिए अपनी शारीरिक गति तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि अगले ही पल उसे अपनी कनपटी में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, जिससे वह बेहोश हो गया। लड़ाई लेकिन दूरता ज्यादा प्रभावी होती है। लिन जियांग ने अपने हाथ में उड़ती हुई सुइयां ली और उड़ती हुई तलवारों और आध्यात्मिक ताबीजों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी की दृष्टि और ध्यान को भंग किया और फिर सुइया से छुपकर हमला किया। यह बार बार कारगर साबित हुआ। युद्ध की दुनिया में किसी का अपने भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। धन्यवाद ताओवादी मित्र। अपने अगले जन्म में स्प्रिंग कमिंग टॉवर में मेरे साथ युद्ध करने आओ, क्योंकि मेरा फिर कोई जन्म नहीं होगा। गुफा के बाहर लिन जियांग ने जी यूजिया से निपटा।
एक पल के लिए लिन जियांग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। दशकों से ब्लू स्टार की अवधारणा कमजोर होती जा रही थी और वह इस दुनिया में घुल मिल गया था। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम शांतिपूर्ण समय की वैधानिक अवधारणा को बनाए रखते तो हम बहुत पहले ही मर चुके होते। साधना जगत बस बच ही नहीं सकता। घर वापस आकर लिन जियांग ने जी यूजिया का भंडारण बैग खोला। जी यूजिया ने हजारों आत्मिक रत्न को दिए थे और उसकी संपत्ति 30,000 से भी कम रह गई थी। इसके अलावा कुछ विविध वस्तुएं भी थीं, जैसे उड़ती तलवारें, निर्माण चक्र और कीमिया सामग्री। लिन जियांग ने अंदर से जेड स्क्रॉल निकाले और उन्हें देखा। उसने साधना नियमावली लेना छोड़ दिया, क्योंकि ज्यादातर निम्न गुणवत्ता की थी, या तो पीली श्रेणी की या निम्न स्तरीय गहन श्रेणी की। उसने पहले कुछ मध्यम स्तरीय गहन श्रेणी की नियमावली देखी थी। लिन जियांग के पास फुलिंग जियान और शेन वो की 2 गहन साधना नियमावलियां थीं, लेकिन उनकी विशेषताएं बहुत स्पष्ट थीं। वे सभी जल तत्व की आध्यात्मिक जड़ों वाले लोगों के लिए उपयुक्त थीं। वह उन्हें सीखना नहीं चाहता था, इसलिए वे बस वहीं पड़ी रहीं। मेरे पास पहले से ही सैकड़ों गुप्त साधना तकनीकें और कौशल हैं। मैं एक छोटा सा पुस्तकालय स्थापित कर सकता हूँ। लिन जियांग ने आह भरी। अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से उसने कई लोगों को मार डाला था और अनगिनत भंडारण थैले प्राप्त किए थे। लगभग हर भंडारण थैले में कुछ जेड स्क्रॉल होते थे और खरीदे गए स्क्रॉल के साथ उसने 700 से 800 जमा कर लिए थे। उन्होंने एक पूरा कमरा भर दिया था, जिसमें कई अलमारियां भरी हुई थीं। बुनियादी संरचनाओं के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका, 100 हत्या संरचनाएं, फंसाने की संरचनाओं के 36 रूप। 2 दिन बाद लिन जियांग ने जी यूजिया के भंडारण थैले में मिली जेड पर्ची को उठाया और उसे बड़ी रुचि से पढ़ा। बुनियादी रचनाएं जैसे गोली, ताबीज, वस्तु और रचना, और शुरुआती ज्ञान जैसे आध्यात्मिक किसान कठपुतली तकनीक मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनका अध्ययन अनगिनत लोगों ने किया है और उनके अनुभव सर्वविदित हैं। हालांकि कोई भी कला सीखना आसान है, लेकिन उसमें निपुणता हासिल करना मुश्किल। अगर आप इससे जीविकोपार्जन करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और यह प्रतिभा से बहुत जुड़ा है। सम्मान का भंडारण बैग प्राप्त करने के बाद लिन जियांग को गोली शोधन में रुचि हो गई, खासकर क्योंकि सम्मान के पास गोली शोधन का पूरा रिकॉर्ड था। यह शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही था। लिन जियांग ने यह भी सोचा कि क्या वह गोली शोधन की कला सीख सकता है और कई कौशलों में हाथ आजमा सकता है। लेकिन आधे महीने तक गंभीरता से अध्ययन करने के बाद लिन जियांग ने पूरी तरह से हार मान ली, क्योंकि यह बहुत कठिन था। एक सरल उदाहरण देने के लिए, साधना जगत में एक सामान्य रसायनज्ञ साधक को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल लगभग 1000 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली आध्यात्मिक औषधियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। और अगर ये तैयार गोलियां हैं, तो यह और भी आसान है, केवल 100 प्रकारों को पहचानना ही पर्याप्त होगा। लेकिन एक कीमियागर के लिए विभिन्न औषधियों का सबसे बुनियादी ज्ञान भी 30,000 से ज्यादा प्रकारों को याद रखने की मांग करता है, न सिर्फ उनके नाम बल्कि उनके गुण, मात्रा और कई अन्य कारक भी। उन्हें विभिन्न वातावरणों में आध्यात्मिक औषधियों में होने वाले परिवर्तनों को याद रखना होगा और उन्हें सहजता से याद करने में सक्षम होना होगा। यह देखकर लिन जियांग ने हार मान ली। उसे मानना पड़ा कि कीमिया एक जटिल विज्ञान है, जिसमें कुछ ही दिनों में महारत हासिल नहीं की जा सकती। इसी तरह चित्रकला में उसकी ताबीज तकनीक भी वैसी ही है। अगर कोई इसे सिर्फ कुछ दिनों तक ताबीज के पैटर्न देखकर सीख सकता है, तो या तो वह व्यक्ति प्रतिभाशाली है या फिर सिर्फ शेखी बघार रहा है। कई कौशल होने का मतलब यह नहीं कि आप श्रेष्ठ हैं। अपनी रुचियों से किसी की विशेषज्ञता को चुनौती मत दो। एक कौशल में महारत हासिल करना 10 में औसत होने से बेहतर है। लिन जियांग ने खुद को बार बार याद दिलाया। यह भी उसके जीवन का एक एहसास था। वह कोई प्रतिभाशाली नहीं था। अगर होता तो यह उसके बचपन में ही जाहिर हो जाता। उसे प्रतिभाशाली भी नहीं माना जा सकता था, बस एक साधारण व्यक्ति। उसका फायदा समय था। ताबीज बनाने में भी उसने अपना हुनर हासिल कर लिया था, दूसरों की तुलना में ज्यादा समय लगाकर उसे तुरंत सीखने के बजाय। इसलिए जब लिन जियांग ने संरचनाओं के बारे में जेड स्क्रॉल देखा, तो उसकी नजर एक अद्भुत संरचना गुरु बनने पर नहीं पड़ी। वह बस संरचनाओं को बेहतर ढंग से समझना चाहता था, ताकि भविष्य में उन्हें खरीदते समय बेईमान व्यापारियों के हाथों धोखा न खाए। यूनटो नदी से बाहर निकलते हुए लिन जियांग ने बड़बड़ाया, क्योंकि किसी ने उसके द्वारा छोड़ी गई कुछ आध्यात्मिक औषधियां ले ली थीं, जिससे उसे पैसे का नुकसान हुआ था। पहले लिन जियांग ने लियू डोंग और लियू सियू को अपने साथ ले लिया था और उसे इनाम मिला था। लियू हुई ने उसे यूनटो नदी के तल में कुछ जादुई जड़ी बूटियों के वितरण का एक नक्शा दिया था, न कि कोई असली खजाने का नक्शा। बाद में लिन जियांग ने नक्शे का अनुसरण किया और ये सभी जादुई जड़ी बूटियां ढूंढ निकाली, लेकिन उनमें से कई अभी भी नई थी और अभी तक मूल्यवान नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें रख लिया। वह हर 5 साल में उन्हें देखने और परिपक्व जड़ी बूटियों को ले जाने के लिए वापस आता था। लेकिन हर बार जब वह आता, तो जड़ी बूटियां कम होती जाती और उन्हें इकट्ठा करने वाले लोग बहुत दुष्ट होते। वे छोटे पौधों को भी नहीं छोड़ते थे। अगर लियू डोंग उसे मुआवजा न देते, तो उस बार उसे बहुत बड़ा नुकसान होता। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं स्प्रिंग कमिंग टॉवर जा रहा हूँ और उस छोटी परी से मार्गदर्शन मांग रहा हूँ। लिन जियांग ने अंत में गुस्से से कहा। नदी के तल में बहुत कम जादुई जड़ी बूटियां बची थीं और वह अब और आने की योजना नहीं बना रहा था। वह उन्हें दूसरे योग्य लोगों के लिए छोड़ देगा। दरअसल लिन जियांग के पास बहुत सारी जादुई जड़ी बूटियां थीं। ये सभी उसे सन मैन से विरासत में मिली थीं। उसके पास सैकड़ों एकड़ साधारण दूसरी श्रेणी की जादुई जड़ी बूटियां थीं और घर के पीछे बगीचे में एक चौथी श्रेणी की जादुई जड़ी बूटी भी थी।
हालांकि चौथी श्रेणी की जादुई जड़ी बूटी अभी परिपक्व नहीं हुई थी और लिन जियांग अभी भी उसमें निवेश कर रहा था। अनुमान लगाया गया था कि इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। दरअसल लिन जियांग ने दूसरी श्रेणी के आध्यात्मिक जड़ी बूटी उद्यान की एक खेप की कटाई की थी और एक अच्छा साधना चक्र प्राप्त किया था। नए बीज गिरे थे और जड़ें जमा ली थीं। इसी आय की बदौलत लिन जियांग इन वर्षों में साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाया और प्रतीकों को बनाने में लगने वाले समय को कम कर पाया। अन्यथा उसका आधा दिन पैसा कमाने के लिए प्रतीकों को बनाने में बीतता और साधना के लिए समय ही नहीं बचता। दरअसल यही दुविधा ज्यादातर निम्न वर्ग के स्वतंत्र साधकों की भी है। उन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत समय काम करना पड़ता है, लेकिन वे जो कमाते हैं वह केवल किराए और बुनियादी जरूरतों के लिए ही पर्याप्त होता है। वे अपनी साधना में पर्याप्त संसाधन नहीं लगा पाते, इसलिए उनकी प्रगति धीमी होती है। और चूंकि उनकी साधना उच्च नहीं है, इसलिए वे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते और उन्हें पैसा कमाने के लिए ज्यादा समय लगाना पड़ता है। यह एक दुष्चक्र है और उन्हें अपने जीवन काल में कभी कोई सफलता नहीं मिलती। इसलिए निम्न स्तरीय साधकों के लिए इस कठिन परिस्थिति से पार पाने का एकमात्र उपाय है कि वे एक साथ इकट्ठा हों, एक संप्रदाय या पारिवारिक शक्ति बनाएं और फिर अपनी कुछ साधना का त्याग करके संसाधनों को बेहतर प्रतिभा और समझ वाले लोगों पर केंद्रित करें। एक बार जब यह समूह मजबूत हो जाता है तो वे इन लोगों की रक्षा कर सकते हैं और अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे एक सकारात्मक चक्र बनता है। दुर्भाग्य से यह मार्ग लिन जियांग के लिए उपयुक्त नहीं है और यही एक कारण है कि उसने लिन परिवार छोड़ दिया। भले ही उसकी प्रतिभा कमजोर हो, लिन परिवार की दूसरी पीढ़ी होने के नाते उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता। जब लिन जियांग स्प्रिंग कमिंग टॉवर पहुंचा तो उसे कुछ परिचित चेहरे मिले। वास्तव में उनका दायरा छोटा था। हालांकि युनजोंग शहर में निर्माण नीम काल में कई साधक थे, लेकिन स्वतंत्र साधकों की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। लिन वू ने कई वर्षों तक अपनी पहचान का उपयोग किया था, इसलिए निर्माण नीम काल के अधिकांश स्वतंत्र साधकों के साथ उसकी कम से कम कुछ बातचीत हुई थी, भले ही वे परिचित न हों। एकमात्र लाभ यह है कि लिन जियांग को अपनी पहचान बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। भवन निर्माण काल में 200 वर्षों के जीवन काल के साथ वह इस पहचान का उपयोग 100 वर्षों से भी अधिक समय तक कर सकता है। अनहुआ शहर की घटना ने लिन जियांग की प्रतिष्ठा पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाला। कुछ लोगों को लगता है कि लिन जियांग दुर्भावनापूर्ण है और उसने अनहुआ शहर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ सांठगांठ की है, इसलिए वे लिन जियांग से दूरी बनाए रखते हैं। लिन जियांग इसे सहजता से स्वीकार कर लेता है। उसे उन बेकार सामाजिक मेलजोल की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल बुनियादी सामाजिक संपर्क बनाए रखना ही पर्याप्त है। गुरु, मैं आपका छोटा युवान हूँ, क्या आपको मेरी याद है? गुरु, मैं हूँ अमेई, हम कुछ दिन पहले साथ थे। गुरु, लिन जियांग लंबे समय से स्प्रिंग कमिंग टॉवर का एक वफादार ग्राहक रहा है। जैसे ही वह अंदर जाता है, पक्षियों और अबाबीलों का एक झुंड उसके पास आ जाता है। और फिर लगभग 90% लोगों ने लिन जियांग से दिल खोलकर बात की है और अब वे सब दौड़े चले आ रहे हैं। लिन जियांग अभिभूत होने लगा है। वह एक नाजुक इंसान है। यहाँ क्या हो रहा है? लिन जियांग ने जल्दी से कई परियों की मां को अपनी ओर खींचा और पूछा। ओह, यह सब अनहुआसी की वजह से है, धन्यवाद। सुंदर बूढ़ी मैडम ने लिन जियांग से शिकायत की। अनहुआ शहर बहुत दयालु है, गरीब लोगों को ठग नहीं रहा है। इस बार ठगे जा रहे लोग या तो क्योई रिफाइनिंग के मध्य या अंतिम चरण में हैं, या बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड में हैं। क्योई रिफाइनिंग का प्रारंभिक से मध्य चरण बहुत गरीब और कमजोर है। वे कुछ पैसे कमाने के लिए अनहुआ शहर जाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जा सकते, उनके पास पूंजी नहीं है। और गोल्डन कोर पीरियड वाले लोग इस छोटी सी आय की परवाह नहीं करते। संयोग से क्योई रिफाइनिंग और बिल्डिंग फाउंडेशन पीरियड वाले लोग युनजोंग शहर में मध्यम वर्ग के हैं। वे स्प्रिंग कमिंग टॉवर जैसे उद्योगों के सबसे बड़े ग्राहक भी हैं। आखिरकार गरीब इसे वहन नहीं कर सकते और अमीरों को इसकी जरूरत नहीं है। अनजाने में युनजोंग शहर का पूरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। क्या मैं इतना शानदार हूँ? लिन जियांग अवाक रह गया। क्या उसके कार्यों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा? गुरुजी, मेरी बेटियों ने बहुत मुश्किल समय था। क्या आप आज कुछ और बेटियों को अपने साथ दांव कला का अभ्यास करने के लिए बुलाएगी? मैडम की शिकायत खत्म होने के बाद उन्होंने दुखी होकर लिन जियांग से कहा, बिजनेस नहीं होने का मतलब है कि मेरी बेटियों को भी मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अचानक याद आया कि आज मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। कृपया इस स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल छोटी परियों को चाय पिलाने के लिए करें। लिन जियांग 2 स्पिरिट स्टोन पीछे छोड़कर तेजी से भाग गया। वह न तो उन पत्थरों का वजन संभाल पा रहा था और न ही अपनी कमर का। स्प्रिंग कमिंग टॉवर से निकलकर लिन जियांग मुड़ा और बाईहुआ टॉवर की ओर चल पड़ा। चूंकि वह वहां ज्यादा लोगों को नहीं जानता था, इसलिए लिन जियांग ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था। वह छोटी परियों से खुलकर दिल खोलकर बातें कर सकता था। आमतौर पर लिन जियांग अपनी सुरक्षा के लिए एक ही परी से 2 बार एक ही बातचीत नहीं करता, इसलिए वह लंबे समय तक स्प्रिंग कमिंग टॉवर नहीं लौटेगा जब तक कि वहां की सभी छोटी परियां बदल न जाए। यार, तुम सच में बेरहम हो, लिन जियांग ने मजाक करते हुए कहा। हर कोई बदमाशों को डांटता है, लेकिन हर कोई बदमाश बनना चाहता है। युनजोंग पर्वत श्रृंखला का मध्य भाग। लिन जियांग आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बगीचे को सींचने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहा था।
लिन जियांग एक आध्यात्मिक किसान के रूप में काफी कुशल था, क्योंकि वह पहले एक समर्पित प्रशिक्षु था। उसके पास जरूरत से ज्यादा देखभाल और परिपक्व आध्यात्मिक जड़ी बूटी उद्यान के पोषण के लिए, हालांकि इसे शुरू से बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चित्प कार्य पूरा करने से पहले बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं ने लिन जियांग को चेतावनी भरी आवाज भेजी। लिन जियांग जल्दी से रुका और बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को आत्मा जानवर के थैले में डाल दिया। वर्षों से लिन जियांग का भंडारण थैला बहुत समृद्ध हो गया था। उसने बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं में भी काफी निवेश किया था। दोनों ने तीसरे चरण के दानव कोर को पूरी तरह खा लिया था, हालांकि उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। लिन जियांग ने शोध किया और पाया कि बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं जैसे जीवों के लिए तीसरे चरण तक पहुंचना जीवन बदल देने वाला परिवर्तन था। इसके लिए एक महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी, जो लिन जियांग की क्षमताओं से कहीं अधिक था। इसलिए लिन जियांग ने अगले 100 या उससे अधिक वर्षों में उन्हें और समय देने और धीरे धीरे पोषित करने का फैसला किया। जब लिन जियांग बाहर नहीं जाता था, तो वह आमतौर पर बड़े शादियाओं और छोटे शादियाओं को बाहर जाने देता था। उसका गुफा अब लगभग 1000 एकड़ में फैली हुई थी, जो उनके खेलने के लिए पर्याप्त थी। अन्यथा अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक बंद रखा जाता, तो वे चिड़चिड़े हो जाते। रुको, ताओवादी मित्र। लिन जियांग परिधि संरचना के अंदर खड़ा था और उसने भवन की नींव के स्तर पर 2 स्वतंत्र साधकों को अपनी गुफा का जायजा लेते देखा। उसने तुरंत बात की। यूनजोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में परिस्थितियां कठोर थीं। यदि लंबे समय तक कोई गतिविधि नहीं होती, तो अन्य स्वतंत्र साधक यह मान सकते थे कि स्वामी मर गया है या लंबे समय के लिए बाहर चला गया है। ऐसी स्थिति में गुफा को आसानी से लूटा या उस पर कब्जा किया जा सकता था। गुरु, कोई यहाँ है। भवन की नींव वाले चरण पर युवा साधक ने भवन की नींव वाले बुजुर्ग साधक से बात की। देखो और फिर फैसला करो। भवन की नींव वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर लिन जियांग की ओर इशारा करते हुए कहा, ताओवादी मित्र, मेरा इरादा ठेस पहुंचाने का नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दो, ताओवादी मित्र। अज्ञानता कोई अपराध नहीं है। ताओवादी मित्र, अब आप जा सकते हैं। ताओवादी मित्र, मैं और मेरा शिष्य बहुत दूर से आए हैं और हमारे पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ताओवादी मित्र हम दोनों को रहने की जगह दे पाएंगे। हम सदा आभारी रहेंगे और ताओवादी मित्र की महान दयालुता को याद रखेंगे। दक्षिण की ओर जाओ, यूनजोंग शहर ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ बहुत सारी सराय हैं। ताओवादी मित्र, मैं और मेरा शिष्य एक छोटी सी जगह से आए हैं और हमारे पास कुछ भी मूल्यवान नहीं है। कोई आत्मा पत्थर नहीं है, लेकिन वहाँ उड़ती हुई तलवारें और भंडारण थैलियां जरूर होंगी। चलो उन्हें बेच देते हैं। लिन जियांग का स्वर और भी ठंडा हो गया और उसने पहले ही तय कर लिया था कि इन दोनों लोगों के इरादे बुरे हैं। वह यह पुष्टि करना चाहता था कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं समझा जा रहा है। यूनजोंग पर्वत श्रृंखला के लोग शायद ही कभी अजनबियों को अपने यहाँ जगह देते हैं। वे पंथ से आने वाले दयालुता और आतिथ्य की अनुमति नहीं देते। बेटर, जिसके मन में ऐसे विचार आते हैं, वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। ताओवादी मित्र बेरहम लगता है। दुनिया के सभी स्वतंत्र साधक एक बड़े परिवार की तरह हैं। क्या ताओवादी मित्र हम बुजुर्ग और जवान लोगों को हवा और धूप में तड़पते हुए देख सकता है? हाँ, सहन करो। क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली है? अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु से ऐसे बात करने की? बाहर आओ, हम मरते दम तक लड़ेंगे। बिल्डिंग फाउंडेशन स्टेज पर मौजूद युवक ने लिन जियांग के अभद्र शब्द सुने और तुरंत उसे गालियां देने लगा। लिन जियांग से द्वंद्व युद्ध की तैयारी में। लिन जियांग ने अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसे यह हास्यास्पद लगा। उसे इस तरह उकसाना एक घटिया चाल है। लिन जियांग उन दोनों के खिलाफ अकेला दल से बाहर निकलकर उससे आमने सामने लड़ने के लिए मूर्ख नहीं तो कौन ऐसा करेगा? ताओवादी दोस्त को दोष मत दो। मैंने अपने इस शिष्य को बिगाड़ दिया है और उसे अपनी औकात नहीं पता। अपना समय बर्बाद मत करो। यूनजोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में 3 साल से ज्यादा समय से रह रहे साधक मूर्ख नहीं हैं। अगर उनकी नजर मेरे घर पर है, तो अगर उनमें क्षमता है, तो उन्हें आकर मुझसे लड़ना चाहिए। लिन जियांग अधीर हो रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या ये लोग इतनी घटिया चाल चलकर लोगों को धोखा दे सकते हैं? क्या इस दुनिया में वाकई इतने मूर्ख हैं? माफ करना प्यारे ताओवादी दोस्त, हम बाद में फिर मिलेंगे। बुजुर्ग नींव रखने वाले ने आखिरकार दिखावा करना बंद कर दिया और मुड़कर जाने से पहले लिन जियांग को देखकर मुस्कुराया। गुरु, हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? वह व्यक्ति अभी नींव बनाने के शुरुआती चरण में है। मैं उसे अकेले ही हरा सकता हूँ। तीसरे स्तर पर 8 द्वारों वाला स्वर्ण कवच समूह, तुम 1 महीने तक भी लड़कर उसे तोड़ नहीं पाओगे। यह एक कठिन प्रतिद्वंद भी है, लेकिन वे कहते हैं कि यह क्षेत्र लिन परिवार का है और यह श्रीमान लिन सबसे अमीर हैं। उनकी गुफा एक कीमियागर की थी और उसमें कई आध्यात्मिक औषधियां हैं। युवा भवन निर्माणकर्ता ने कहा। वे यूनजोंग पर्वत श्रृंखला में नए नहीं थे, वे कई दिनों से यहाँ थे। इन कुछ दिनों में वे एक उपयुक्त गुफा की तलाश में थे। हालांकि अधिकांश गुफाओं में आध्यात्मिक शिराई कमजोर थी और उनकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। विशेष साधनों से उन्हें पता चला कि पास में ही उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक शिराओं वाली एक गुफा है और पूर्व मालिक ने कई मूल्यवान आध्यात्मिक औषधियां छोड़ी थी। इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। मूर्ख बच्चे, वे लोग हमें हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वह नींव निर्माण में नौसिखिया है। वह इस गुफा की रक्षा कैसे कर सकता है? बुजुर्ग बिल्डिंग फाउंडेशन ने जवाब दिया कि नदियों और झीलों में वह किसी को कम नहीं आंकेगा।
अगर कोई इन पहाड़ों में छिपे खजाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि वह उसकी रक्षा कर सकता है। ठीक है, गुरु के पास हमेशा अच्छे कारण होते हैं। तो अब हम कहाँ जाए? हम पहुँच गए हैं। बुजुर्ग बिल्डिंग फाउंडेशन ने अपने सामने धुंध को देखा और कहा कि यह धुंध एक सरणी से उत्पन्न हुई है जो दर्शाती है कि यहाँ कोई रहता है। गुरु, क्या हम अभी भी अभिनय कर रहे हैं? अब और अभिनय नहीं, थक गए हैं। चलो कार्रवाई करते हैं। ठीक है। यह सुनकर युवा बिल्डिंग फाउंडेशन बहुत खुश हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हमला करने के लिए एक जादू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे घर पर हमला कर रहा है? जल्द ही सफेद कोहरे के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, लेकिन जब उसने दरवाजे के बाहर दो निर्माण मजदूरों को देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। बुजुर्ग निर्माण मजदूर और भी उग्र हो गए और शब्दों का दुरुपयोग करना बंद कर हमला करने लगे। दोस्त ताओवादी लिन, सावधान रहना। अगर तुम पर हमला होता है तो तुरंत मुझे एक संकट तावीज भेज देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। दोस्त ताओवादी लिन, मैं तुम्हारी मांगी हुई जानकारी ले आया हूँ, अच्छी तरह देख लेना। मैंने इस बार आए लोगों के बारे में सुना है। वे हैं। आधा महीना और बीत गया और लिन जियांग ने अपनी गुफा की बाहरी परत के चारों ओर घूम रहे संकट तावीजों को उतारकर संदेश पढ़े। ये संकट तावीज युनझोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में स्वतंत्र साधकों द्वारा भेजे गए थे और उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें वह पहचानता भी नहीं था, जो उनके साथ उसकी पहली मुलाकात का प्रतीक था। इन लोगों के इतने उत्साही होने का कारण यह नहीं था कि लिन जियांग सुंदर और लोकप्रिय था, बल्कि इसलिए था क्योंकि युनझोंग पर्वत श्रृंखला में शक्तिशाली व्यक्ति आए थे, वही जिनसे उसका आधा महीना पहले सामना हुआ था, गुरु और शिष्य स्वतंत्र साधकों की एक जोड़ी। ये दोनों गुरु और शिष्य साधक अत्यंत क्रूर हैं। वे एक महीने से भी कम समय पहले युनझोंग पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे थे और भवन निर्माण काल में 5 स्वतंत्र साधकों का शिकार करके उन्हें मार चुके हैं। उन्होंने उनकी गुफा के सभी खजाने लूट लिए और अब वे लिन जियांग से ज्यादा दूर नहीं रहते। कुछ महीने पहले वह जगह अभी भी जी यूजिया की गुफा थी, लेकिन लिन जियांग द्वारा जी यूजिया की हत्या के बाद उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया और फिर इन दोनों गुरु और शिष्य साधकों ने उस पर कब्जा कर लिया। अन्य स्वतंत्र साधकों द्वारा पहचाने गए भवन निर्माण काल के बड़े साधक को शाओ शियोंग कहा जाता है और छोटे साधक को शाओ जी कहा जाता है। शाओ जी शाओ शियोंग द्वारा गोद लिया गया एक अनाथ है और उसका शिष्य और पुत्र दोनों है। शाओ शियोंग युनझोंग पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में घूमता रहता था और लगातार राक्षसी जानवरों से लड़ता रहता था। ऐसा कहा जाता है कि वह उत्तर में कुख्यात था और कोई नहीं जानता कि उसके हाथों कितने स्वतंत्र साधक मारे गए। शाओ जी भी भयंकर और दुर्जय है। वह क्योई शोधन के प्रारंभिक चरण से ही शाओ शियोंग का अनुसरण करता आ रहा है और निर्जन प्रदेश में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल है। इस बार शाओ परिवार के गुरु और शिष्य युनझोंग नगर शताब्दी समारोह के लिए युनझोंग पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में आए, जो 30 वर्षों में मनाया जाएगा। यह निश्चित है कि पंचतत्व स्वर्णपल गोली युनझोंग नगर शताब्दी समारोह के दौरान प्रकट होगी और वे नीम स्थापना की तैयारी कर रहे हैं। पंचतत्व स्वर्णपल गोली हमेशा आसमान छूती कीमतों पर बिकती है। कई पंचतत्व स्वर्णपल गोलियों की नीलामी कीमतों के अनुसार औसत कीमत लगभग 10 लाख स्पिरिट स्टोन है और कभी कभी यह 10 लाख 5 लाख तक भी जा सकती है। नीलामीकर्ता अक्सर अतिरिक्त मांगे करते हैं, जैसे कि केवल स्पिरिट स्टोन के बजाय कुछ प्रतिभाशाली खजानों से प्रतिस्थापित करना। इस कीमत ने पहले ही नीम निर्माण काल के 90% स्वतंत्र साधकों को हतोत्साहित कर दिया है और केवल विशेष रूप से मजबूत साधकों के पास ही उन संप्रदायों और कुलों से प्रतिस्पर्धा करने की आर्थिक क्षमता है। पिछली बार युनझोंग नगर शताब्दी समारोह के दौरान लिन जियांग अभी भी कमजोर था और युनझोंग नगर में छिपा हुआ था। हालांकि उसने यहाँ की अराजकता के बारे में सुना था। लगभग हर बड़े उत्सव के बाद युनझोंग पर्वत श्रृंखला में भवन निर्माण की नींव रखने वाले स्वतंत्र साधक बदल जाते थे। यही वजह है कि युनझोंग पर्वत श्रृंखला के स्वतंत्र साधक ज्यादातर शुरुआती और मध्य चरणों में ही रह जाते थे। वे सभी मारे गए और दूसरों के आगे बढ़ने के संसाधन बन गए। भविष्य में यहाँ और भी ज्यादा शक्तिशाली और निर्दयी लोग आएंगे, यह वाकई खतरनाक है। लेकिन मैं इस गुफा को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिन जियांग बहुत उलझन में था। शाओ के गुरु और शिष्य अभी अभी आए थे। शताब्दी समारोह से अभी 30 साल बाकी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा उग्र लोग आते गए और लिन जियांग निश्चित रूप से निशाना बनता गया। लेकिन समस्या यह थी कि लिन जियांग इस गुफा को छोड़ना नहीं चाहता था। जरा सोचिए, उसने कब्जा करने के बाद ही उन 12 चौथे स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में हजारों आत्मिक पत्थर लगा दिए थे। अगर उसने उन्हें छोड़ दिया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे पैसा चाहिए, अपनी जान नहीं। मुझे कुछ 1000 साल की जिंदगी कुर्बान करने में कोई आपत्ति नहीं है। काफी सोच विचार के बाद लिन जियांग ने आखिरकार भागने का फैसला नहीं किया। वह उनसे लड़ने वाला था। उसने 160 से ज्यादा सालों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। विस्फोटक तत्व तकनीक में बिताए गए जीवनकाल को घटाने के बाद उसके पास अभी भी लगभग 50,000 साल बचे थे। यह काफी था। मन बना लेने के बाद लिन जियांग ने ध्वनि संचरण तावीज निकाला और स्वतंत्र साधकों को एक जवाब लिखा। ये लोग चाहते थे कि लिन जियांग शाओ के गुरु और शिष्य पर नजर रखे और कुछ भी होने पर उन्हें सूचित करे। जहां तक लड़ाई में मदद करने के उनके वादे की बात है, लिन जियांग को उस पर विश्वास नहीं था और उसने उस पर भरोसा भी नहीं किया। लिन जियांग बस उनके साथ आपसी बातचीत की उम्मीद कर रहा था, शाओ के गुरु और शिष्य पर नजर रख रहा था। अब उसे घर पर ही रहना पड़ रहा था और वह बाहर नहीं जा सकता था।
अगर वह शाओ के गुरु और शिष्य के जाने का इंतजार करता तो वह यूनझोंग शहर जाकर कुछ सामान इकट्ठा कर सकता था। ध्वनि संचरण तावीज भेजने के बाद लिन जियांग ने फिर से संरचना की जांच की और उसके लिए पर्याप्त आत्मिक पत्थर तैयार किए। इस गुफा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा संरचना को पूरी तरह से शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जब तक कि वह सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को त्याग न दे और आध्यात्मिक जड़ी बूटी उद्यान में प्रवाहित होने वाली सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर न निकाल ले। लेकिन उस स्थिति में सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नष्ट हो जाती, इसलिए उसे ऊर्जा स्रोत के रूप में आत्मिक पत्थरों का उपयोग करना पड़ा। सब कुछ निपटाने के बाद लिन जियांग ने फिर से तावीज बनाने शुरू कर दिए। आध्यात्मिक तावीज थोड़े समय में ताकत बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक थे। असली लड़ाई में वह निश्चित रूप से उनके बिना नहीं रह सकता था। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला, मध्य भाग। गुरु, हमारे पड़ोसी का ध्वनि संचरण तावीज इधर-उधर उड़ रहा है, यह कितना जीवंत है। अगर आप सचमुच इतने ऊब गए हैं, तो दरवाजे के बाहर जमीन क्यों नहीं खोद लेते। शाओ शियोंग ने शाओ जी की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। इस बच्चे को अभी बहुत कुछ सीखना है। हम अभी भी पहाड़ों में हैं और वह पहले से ही बहुत बेचैन है। अगर वह यूनझोंग शहर चला गया तो कौन जाने क्या मुसीबत खड़ी कर देगा। गुरुजी, मैं बस उत्सुक हूँ। मैंने पहले कभी इतने लोगों से बातचीत नहीं की। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि वे हमारे साथ क्या करेंगे? क्या वे यूनझोंग शहर के सभी स्वतंत्र साधकों के साथ मिलकर हम पर हमला करेंगे? पर्वतीय श्रृंखला, नहीं करेंगे। क्यों नहीं? जंगल में जब तक जानवर का कोई नेता हो, जैसे भेड़िया राजा, तब तक काफी है। जरा सोचो, यूनझोंग पर्वत श्रृंखला में कोई स्वर्णिम कोर वाला स्वतंत्र साधक क्यों नहीं है, या अगर है भी तो उन्हें छिपना पड़ता है। मुझे नहीं पता। क्यों गुरु? क्योंकि यहाँ ऐसे अद्भुत लोगों का होना मना है, शाओ शियोंग ने कहा। यूनझोंग शहर के पास इतने सारे स्वतंत्र साधक हैं, तो कुछ वीर पुरुष कैसे नहीं हो सकते। लेकिन अगर वे वीर भी हों, तो एक बार जब वे यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग पर नियंत्रण पाने और इस जगह को एकीकृत करने की कोशिश करेंगे, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ लोग उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। दोनों प्रमुख संप्रदाय बहुत प्रभावशाली हैं। गुरु, हम कब इतने प्रभावशाली होंगे? शाओ जी ने कहा। शाओ शियोंग ने उसे यूनझोंग शहर के नियमों के बारे में बहुत कुछ बताया था, इसलिए उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह दो प्रमुख संप्रदायों द्वारा नियंत्रित कुछ है। ऐसा सोचना बंद करो गुरु, मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। दोनों प्रमुख संप्रदायों में आपकी कल्पना से भी ज्यादा प्रतिभाएं हैं। सबसे शक्तिशाली साधक हमेशा संप्रदायों के भीतर ही होते हैं। शाओ शियोंग ने अपना सिर हिलाया। उसमें अच्छी प्रतिभा और समझ थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि संप्रदायों की नजर में उसे कुछ खास नहीं माना जाता। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली जरूर होगा। और शहर में दिखने वाले ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग पहले ही संप्रदायों द्वारा भर्ती किए जा चुके हैं। गुरु, आप इतने विनम्र क्यों हो रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि हम भेड़िए हैं, असली जंगली भेड़िए? साधारण स्वतंत्र साधक ज्यादा से ज्यादा पालतू कुत्ते होते हैं और संप्रदाय के शिष्य सिर्फ भेड़ें। आमने सामने की लड़ाई में मैं 3 घरेलू कुत्तों और 10 भेड़ों को मार सकता हूँ। मैंने पहले भी ऐसा किया है। क्या तुम सच में उन झूठों पर विश्वास करते थे जो मैंने तुम्हें बचपन में बताए थे? शाओ शियोंग चौंक गया। शाओ जी इस समय भी ऐसा क्यों मान रहे हैं? क्या यह सिर्फ बचपन में मजाक में उन्हें चिढ़ाने के लिए किया जाने वाला कोई मजाक नहीं था? लेकिन यही सच है। शाओ जी ने कहा। यूनझोंग पर्वत श्रृंखला के उत्तर में मैंने मार्शल आर्ट संप्रदायों के कई शिष्यों और साधारण साधकों का सामना किया है। उनकी साधना अच्छी लगती है, लेकिन वे वास्तव में कमजोर हैं। ऐसा लगता है कि वे मारना नहीं जानते। उसी स्तर की साधना से मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूँ। शाओ जी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम परेशानी मत करो। यह सच है कि मार्शल आर्ट संप्रदायों के साधारण शिष्य और साधारण साधक कमजोर होते हैं, लेकिन उनमें विशेषज्ञ भी होते हैं। मैं उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैं तो अभी नींव बनाने के आखिरी चरण में हूँ, समझ रहे हो? शाओ शियोंग ने सख्ती से कहा। जब मैंने यह कहा था तो मेरे पास इस पर यकीन करने के कारण थे। हम जैसे लोग मारकाट की दुनिया में पले बढ़े हैं, जहाँ लगातार दुश्मनों का हमला होता रहता है। मजबूत विरोधियों के खिलाफ जीतना आम बात है। ऐसे वातावरण में जीवित रहने वाले साधक भयंकर भेड़ियों के समान होते हैं। साधारण साधकों की बात करें तो वे किसान या व्यापारी हो सकते हैं जो कभी कभार झगड़ते हैं और लोगों को मार डालते हैं, लेकिन उनकी तुलना में राक्षसी जानवरों और लोगों को मारना पानी पीने जितना आसान है। इसलिए उन्हें पालतू कुत्ते कहा जा सकता है। मार्शल आर्ट संप्रदायों के साधारण शिष्यों की बात करें तो वे और भी कमजोर हैं। संप्रदाय के संरक्षण ने उन्हें भेड़ों की तरह कोमल और कमजोर बना दिया है। यहाँ तक कि कुछ शिष्य जो निर्माण आधार काल तक पहुँच चुके हैं, उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की है। इन साधकों के पास केवल साधना कौशल है, लेकिन उन्हें उनका उपयोग करना नहीं आता। लेकिन ये सब सामान्य परिस्थितियां हैं। साधारण साधकों के पास भी दुर्जय व्यक्ति हो सकते हैं। मार्शल आर्ट संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, वे आपके साथ बिल्कुल भी निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते। आप निर्माण आधार काल में हो सकते हैं, लेकिन वे स्वर्ण मूल काल में हो सकते हैं, या उनके पास नवजात आत्मा या आत्मा परिवर्तन साधना स्तर भी हो सकते हैं। हालांकि मैंने कभी किसी को आत्मा परिवर्तन साधना करते नहीं देखा। अब शाओ शियोंग बहुत चिंतित है कि शाओ जी जो अपनी जगह नहीं जानता तो बड़े संप्रदाय को नाराज कर देगा। उसे सच में नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है। गुरु, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं दो बड़े संप्रदायों को नाराज नहीं कर सकता।
चिंता मत करो, मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। जानना अच्छा है, युनझोंग शहर लौटने का हमारा मुख्य लक्ष्य धन इकट्ठा करना है। एक बार हमारे पास पर्याप्त धन हो जाने पर हम पंचतत्व स्वर्ण फल गोली प्राप्त कर लेंगे और जब मैं स्वर्णिम मूल अवस्था तक पहुंच जाऊंगा तो हम अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित करेंगे, शाओ शियोंग ने कहा। कई वर्षों से एक स्वतंत्र साधक होने के नाते वह उन कठिनाइयों को अच्छी तरह जानता था जिनका सामना स्वतंत्र साधकों को करना पड़ता है। एक बार जब कोई वास्तव में शक्तिशाली हो जाता है तो संप्रदाय स्थापित करना आवश्यक होता है। किसी संप्रदाय का कुलपति होना कितना आनंददायक होता है। शिष्य धन संचय के लिए जिम्मेदार होंगे जबकि वह अकेले साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बेकार में इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, हम लंबे समय से युनझोंग पर्वत श्रृंखला में हैं, लेकिन हम अभी तक युनझोंग शहर नहीं गए हैं। क्या आप मुझे वहां घुमाने ले जा सकते हैं? ठीक है, मैं आपके लिए कुछ सच्ची आत्मा की गोलियां लाऊंगा। हमारे सामने अभी भी कई लड़ाइयां हैं और आपकी साधना का स्तर थोड़ा कमजोर है। शाओ शियोंग ने सिर हिलाया। अब उसने युनझोंग में सभी स्वतंत्र साधकों को देखा। अपनी आधारशिला बनाने के लिए उन्होंने हागु पर्वत श्रृंखला को शिकार बनाया। उन्हें निश्चित रूप से उनके हमलों का सामना करना पड़ेगा और समय आने पर उन्हें अपने शिष्यों की मदद की आवश्यकता होगी। उत्तरी संप्रदायों के स्वतंत्र साधकों के बीच एक कहावत है कि हमारे दक्षिणी संप्रदाय के साधक कुत्तों जैसे हैं, जबकि उनके संप्रदाय के शिष्य भेड़ों जैसे हैं। बस वे खुद भेड़ियों जैसे हैं। भेड़िए भेड़ों और कुत्तों दोनों को खाते हैं। कितना हास्यास्पद। उस बूढ़े मूर्ख की हमारे प्रति इतनी अनादर दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या भेड़िए वाकई शक्तिशाली जानवर होते हैं? वे खुद को ड्रैगन क्यों नहीं कहते? क्योंकि उत्तर में एक भेड़िया राजा है, चौथे क्रम के बाद के चरण में, जो नवजात आत्मा के बाद के चरण के बराबर है। वहाँ और भी गहरे में और भी शक्तिशाली राक्षस हैं, जिनसे हम साधकों का ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है। वह भेड़िया राजा पहले से ही बहुत भयंकर है। चोंगहांग संप्रदाय ने एक बार 3 नवजात आत्मा पूर्वजों को उसका शिकार करने के लिए भेजा था, लेकिन वे उसे मार नहीं पाए। युनझोंग पर्वत श्रृंखला में जैसे ही शाओ शियोंग और उनके शिष्यों ने प्रवेश किया, नीम निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में 10 से अधिक स्वतंत्र साधक तुरंत एकत्रित हो गए। वे सभी नीम निर्माण काल के सबसे कमजोर स्तर पर हैं और वे सभी बेहद भयभीत हैं। उन्हें डर है कि शाओ शियोंग उन्हें ढूंढने आएगा, इसलिए वे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। भाई पान, इन 10 लोगों में से केवल आप ही उत्तर दिशा में गए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वहाँ क्या हुआ था? लिन जियांग ने आयोजक फांगटोंग नामक एक व्यक्ति से, जो नीम निर्माण साधना के प्रारंभिक चरण में है, कहा। उन्होंने एक बार युनझोंग पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में घूमते हुए 3 साल बिताए थे, जिससे वे वहां गए उन सभी में एकमात्र स्वतंत्र साधक बन गए। उत्तर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राक्षस कुल और हम साधक निरंतर संघर्ष में रहे हैं। मैं वहां 10 साल से भी पहले गया था और उस समय साधकों द्वारा स्थापित 20 से भी कम गढ़ बचे थे। केवल 2 प्रमुख संप्रदायों के गढ़ ही मजबूत बचे थे, जो लगभग 10,000 लोगों वाले छोटे शहरों में बदल गए थे। उस क्षेत्र में साधकों के लिए सबसे आम बात है युद्ध करना, राक्षसों से लड़ना, कठोर वातावरण से लड़ना और अन्य साधकों से लड़ना। गढ़ों के अलावा कहीं और कोई नियम नहीं है। यहाँ तक कि 2 प्रमुख संप्रदायों के अनुयायी भी अक्सर घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि कोई भी साधक जो उत्तर में, यहाँ तक कि शोधन काल में भी बिना मरे 10 साल तक जीवित रह सकता है, उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे सचमुच कठोर व्यक्ति हैं, शत्रुओं के प्रति और यहाँ तक कि स्वयं के प्रति भी निर्दयी। क्या उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमताएं प्रबल हैं? वे कितनी प्रबल हैं, यह कहना कठिन है। लेकिन एक बात यह है कि समान साधना स्तरों पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति हमारी तुलना में कहीं अधिक सघन होती है। वे अक्सर युद्धों में भाग लेते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शीघ्रता से मुक्त करते हैं और उनकी आक्रमण शक्ति प्रबल होती है। इसके अलावा उनकी मध्य रेखाएं कठोर होती हैं, जिन्हें हम अपनी विशेष चालें और तुरुप के पत्ते कहते हैं, वे उनके लिए सामान्य चालें ही हैं। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से उनकी आक्रमण शक्ति कहीं अधिक प्रबल होती है। एक और बात उनकी क्रूरता है। उनमें से कुछ सामान्य समय में भले ही सौम्य और परिष्कृत लगें, लेकिन जैसे ही वे रक्त देखते हैं, वे तुरंत अत्यंत भयंकर हो जाते हैं। घायल होने के बाद वे पागल हो जाते हैं और उनकी युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। उनसे लड़ते समय याद रखें कि उन्हें पास न आने दें। उन्हें दूर रखना ही सबसे अच्छा है। फैंटोम को वह अतीत याद आया जब उसने अभी अभी अपनी नींव रखनी शुरू की थी। वह महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था और सोचता था कि दूसरे भी इससे बहुत अलग नहीं हैं। वह जंगल की खोज में निकला था, लेकिन हकीकत ने उसे करारा तमाचा मारा। वह वहां बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता था। अगले 3 सालों तक उसने अपना ज्यादातर समय गढ़ में बिताया, उन लोगों के विपरीत जिन्होंने जंगल में गहराई तक जाने की हिम्मत की। क्या इस शाओ शियोंग और उसके शिष्य की कोई प्रभावशाली उपलब्धि है? हाँ, शाओ शियोंग ने नीम निर्माण के मध्य चरण में, अंतिम चरण में विरोधियों को मार गिराया। इसके अलावा उसके विरोधी भी भयंकर लोग थे जो कई सालों से जंगल में लड़ रहे थे। उसका शिष्य तो और भी असामान्य है। वह बचपन से ही जंगल में पला बढ़ा है, जंगली जानवरों की तरह जानवरों का मांस खाता रहा है। ये जानकारी बहुत अस्पष्ट है। क्या आप और विवरण नहीं दे सकते? नहीं, जंगल में कौन अपनी जानकारी बताने की हिम्मत करेगा? क्या वे धीरे धीरे मरना चाहते हैं? फैंटोम ने अपना सिर हिलाया। जंगल एक अराजक जगह है। अगर लोगों को जानकारी मिल गई तो उनका जरूर शिकार किया जाएगा। अब बात यह है कि उनसे कैसे निपटा जाए। युनझोंग पर्वत श्रृंखला में नीम निर्माण चरण में स्वतंत्र साधकों की संख्या आमतौर पर 50 से 100 तक होती है।
हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 20 लोग ही उन दोनों को आसानी से मार सकते हैं। लिन जियांग ने आह भरी और कहा, फैन टोंग की इतनी बातें सुनने के बाद उसे सचमुच नहीं लगता था कि शाओ शियोंग और बाकी लोग शक्तिशाली थे। असली असाधारण प्रतिभाशाली लोग वे होते हैं जो विभिन्न लोगों में हत्या कर सकते हैं, जैसे स्वर्णिम कोर के प्रारंभिक चरण में रहते हुए नीम निर्माण के अंतिम चरण में किसी को मारना। लेकिन जाहिर है, शाओ शियोंग में अभी यह क्षमता नहीं है। उसने शाओ शियोंग की दृढ़ता और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ये बातें जरूरी नहीं कि प्रभावशाली हों, ये साबित नहीं करती कि वह अजय है। जब भीड़ ने लिन जियांग की बात सुनी, तो वे चुप हो गए, कोई बोला नहीं। हो सकता है कि 20 लोग शाओ शियोंग और उसके शिष्यों को मार सकें, लेकिन हताहत जरूर होंगे। कौन मरेगा? कोई भी खुद मरना नहीं चाहता। यह स्वतंत्र साधकों की विशेषता है। स्वतंत्रता उनका लाभ है, लेकिन अकेले लड़ना उनका नुकसान है। कोई भी दूसरों के सामने अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहता। हमें नीम निर्माण के अंतिम चरणों में वरिष्ठ साधकों से संपर्क करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। हम, ये लोग, सीधे शब्दों में कहें तो, सभी गरीब हैं। अगर हम मारे गए तो हमें कितने आत्मिक पत्थर मिलेंगे। नीम निर्माण के अंतिम चरण वे हैं जहां धनी लोग होते हैं। फांग टोंग ने कहा, नीम निर्माण के शुरुआती चरणों में हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता। हम जो भी पैसा कमाते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा साधना में लगा देते हैं। बाद के चरणों में जो वरिष्ठ साधक हैं, वे सबसे पहले तो ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और उनके पास धन कमाने के ज्यादा साधन होते हैं। दूसरे, वे कोर फॉर्मेशन की तैयारी भी कर रहे होते हैं और उन्होंने ढेर सारे स्पिरिट स्टोन जमा कर रखे होते हैं।